नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक एनालिसिस किया था प्रभु श्री राम के जन्म कुंडली के ऊपर, और उसके ऊपर मैंने अध्ययन किया था और समझने का प्रयास किया था कि उनकी कुंडली कैसी रही होगी। तो इंटरनेट पे बहुत सारे डेटा अवेलेबल है और वाल्मीकि रामायण को सोर्स करते हुए वहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स दिए हुए हैं, और उसको यूज़ करते हुए आप देखोगे कि उनके चार्ट को एडिट किया गया है, चार्ट को प्रोवाइड किया गया है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज़ है। तो मैंने क्या किया कि ये जो मेरा एक्सरसाइज था, ये जो मेरा एनालिसिस था, तो उसको मैंने खुद डॉक्यूमेंट किया। डॉक्यूमेंट करके पूरा जो उनका बर्थ चार्ट है उसको स्टडी करने की कोशिश की, और उसके बाद जो मेरी फाइंडिंग्स आई वो मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जो प्रपोज डेट्स है, जैसे नीले अशोक का अराउंड 13,000 BC, वो शायद रिजेक्ट हो जाए, या फिर और भी दूसरे डेट्स है वो वैलिडेट ना हो, लेकिन ये जो डेट है ये काफ़ी हद तक उसमें वैलिडेट हो रहा है। तो आगे हम लोग चलते हैं और अपना जो पूरा एनालिसिस है मेरा वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंटर्स है जो मैं कवर करूँगा, तो आपका पेशेंस इसमें बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी। और टू एट द एंड मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ समझने को मिलेगा, और जो पूरा एनालिसिस का जो थॉट प्रोसेस है वो आप समझ पाएंगे। तो हम लोग डायरेक्टली सोर्स पे जाते हैं और वहाँ जा कर के देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो वाल्मीकि रामायण में सबसे पहले ये देखिए कि ये जो मुझे श्लोक मिला वो श्लोक प्रभु श्री राम के जन्म के बारे में बताता है, और यहाँ पे जो मेंशनिंग है वो अगर आप देखो, 6 seasons passed after the completion of sacrifice, जो यज्ञ हुआ था दशरथ जी के द्वारा, और उसमें क्या हुआ था कि पुत्र कामाक्षी यज्ञ, तो जिसमें पुत्र की मनोकामना पूरी करने के लिए आप एक यज्ञ करते हो और उसके बाद फिर उसका फल आपको मिलता है। तो वो 1 वर्ष पश्चात इनको ये फल मिलता है, और यहाँ पे ये लिखा है इन द 12th month of चैत्र ऑन द 9th डे, जो कि नवमी तिथि होती है, एंड विथ अदिति एज द प्रिसीडिंग डेटी। तो अदिति क्या है कि हर एक नक्षत्र के लिए एक डेटी होता है, एक देवता है। तो उसी प्रकार से जैसे पुनर्वसु नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र का जो ओनर है या फिर जो डेटी है वो अदिति है। और इसमें यहाँ पे आगे ये मेंशन है कि 5 प्लैनेट्स सन, मार्स, सैटर्न, जुपिटर एंड वीनस वेर एक्सॉल्टेड इन देयर ओन हाउस। अच्छा, इसके बाद वेर एक्सॉल्टेड देयर ओन हाउस कर्कट लग्न। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है वो थोड़ा सा यहाँ पे ट्वीक किया हुआ है। ये मैंने IIT कानपुर के जो वेबसाइट है उनका गीता साइट वाला, तो वहाँ से ये पूरा ट्रांसलेशन दिया है। यहाँ पे ट्रांसलेशन को लेकर के थोड़ा सा मिसमैच है, वो मैं आपको बताऊँगा कि क्यों ऐसा है। व्हेन बृहस्पति वॉज इन कंजक्शन विद मून, कौशल्या गेव बर्थ टू अ सन फेस ऑफ विष्णु। सो यहाँ पे पहली बार यहाँ पे मेंशन आया है कि वो विष्णु का अवतार या विष्णु के जैसे दिखते हैं। अच्छा, पूरी वाल्मीकि रामायण में ऐसा बहुत ही कम मेंशन है जहाँ पे श्री राम को बहुत ही ज़्यादा आप ऐसा कहिए कि भगवान का दर्जा दिया गया है। उनको एक एज अ हीरो पोर्ट्रे किया गया है, उनको एज अ आप ऐसा कह सकते हैं कि सुपर हीरो या फिर एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिनका होना चाहिए उस तरह से पोर्ट्रे किया गया, लेकिन भगवान जैसे जो स्वरूप है वो बहुत कम दिए गए। तो इसमें भी बहुत सारा क्लेम है बहुत सारे स्कॉलर्स का कि वो लेटर डे एडल्ट्रेशन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बाद में मिलाई गई है। तो यहाँ पे ये है। तो ये उसके बाद फिर द लॉर्ड ऑफ एंटायर यूनिवर्स हु रिसीव्ड ऑब्सीन्स फ्रॉम ऑल द वर्ल्ड्स वाज अडोर्न्ड विद ऑल स्पेशियस साइंस। तो ये है। अच्छा, मेजर यहाँ पे जो टेक अवे हुआ वो ये कि ये लोग कह रहे हैं कि 5 प्लैनेट्स आर इन स्टेट ऑफ एक्सॉल्टेशन। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा जो ट्रांसलेशन है उसमें थोड़ा ट्वीक है। अब जैसे यहाँ पे आप देखें कि नक्षत्र अदिति देवते, तो मतलब कि नक्षत्र का जो देवता है वो अदिति है, और स्व उच्च संस्थेषु, मतलब कि स्व राशि और उच्च राशि को मिला करके आप देखिएगा तो 5 ग्रह आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे तो ऐसा मेंशन है कि 5 ग्रह उच्च राशि के, लेकिन जो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है तो स्व उच्च, मतलब कि स्व राशि और उच्च राशि को मिला करके 5 ग्रह होंगे। तो ये एक थोड़ा सा ट्रांसलेशन में थोड़ा सा वो चेंज आ जाता है।
अच्छा, तो ये तो हुआ हमारा जो ऑथेंटिक सोर्स है वो क्या कहता है। अब इसके ऊपर जो डेटिंग है वो कैसे की जाए, डेट्स कैसे दिखाया जाए, वो फिर मैं आपको स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आ गए 5114 BCE। अब यहाँ पे आप देखिए कि 5 ग्रहों को उच्च राशि का या स्व राशि का यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि कर्क राशि में जुपिटर प्लेस्ड है विथ मून। तो ये सबसे पहला एक सिंबल हो गया। अब यहाँ पे क्या है, दीति जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये, तो ये पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाता है। सो दैट इज़ अ इंडिकेशन ऑफ पुनर्वसु नक्षत्र। और उसके बाद यहाँ पे जा करके नरिशर विच इज़ द पुष्य नक्षत्र। तो ये तो पहला कंडीशन हमारा ये हो गया कि स्व राशि में चंद्रमा है और जुपिटर यहाँ पे उच्च राशि में, और इस लग्न में जा करके इनका जन्म हुआ था। फिर यहाँ पे देखिए कि शनि जो है दैट इज़ वेरी क्लोज टू एग्जिटिंग लिब्रा साइन। तो लिब्रा से जस्ट निकलने वाला है। और एक्चुअली अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो डिग्री होगा वो 0 डिग्री के आसपास, 0 या 1 डिग्री स्कॉर्पियो में आएगा। तो यहाँ पे ये थोड़ा डाउट होगा कि आप इसको उच्च का मानोगे या नहीं। तो सैटर्न थोड़ा डाउटफुल है। तो 2 ग्रह अभी हमारे पास हुए। फिर यहाँ पे कैप्रिकॉन में मकर राशि में आपका मंगल आ जाता है, जो कि विच इज़ क्वाइट राइट। यहाँ पे ये सही बैठ रहा है जो कि उच्च राशि का हो गया। सो 3 ग्रह हम यहाँ पे मिल गए। और यहाँ पे जो चौथा ग्रह मिलता है दैट इज़ वीनस। वीनस इज प्लेस्ड इन द साइन ऑफ पाइसिस, मीन राशि में है। और मीन राशि में यहाँ पे वीनस आ गया। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन भी हो गया 4। और सन जो है दैट इज़ वेरी क्लोज टू अश्विनी नक्षत्र। तो अश्विनी नक्षत्र के एकदम पास आ गया, विच ऑल्सो सजेस्ट कि सूर्य भी उच्च का यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे ये सारे कॉम्बिनेशंस मिल गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो लूप होल है वो ये है कि ये तिथि का, यहाँ पे तिथि का प्रॉब्लम क्यों है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लोज कंजंक्शन तो नहीं है, आसपास है, लेकिन ठीक है चलो। लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र में अगर ये होता है तो फिर यहाँ पे इसका होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्या है ना कि अगर मैं डेट्स में जाऊँ और आपको दिन का अगर टाइम अगर आपको दिखाता हूँ तो आपको काफ़ी कुछ और समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए कर्क जो लग्न है वो ईस्टर्न हराइजन से अभी निकल ही रहा है, मतलब कि ये लग्न का उदय हुआ है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे तो चलो ये सब ठीक पार्ट है, लेकिन जो तिथि है मुझे उस पर थोड़ा डाउट है। तिथि हम लोग मानते हैं कि ये नवमी तिथि है, लेकिन अगर आप लोग इसको पूरे अच्छे से एनालाइज करो तो ये नवमी नहीं, शायद अष्टमी तिथि आएगा। तो हम लोग यहाँ आते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ कि सूर्य और चंद्रमा एकदम आमने सामने एकदम पास पास है। तो हम लोग मान के चलते कि ये अमावस्या हो गया, तो ये 0, ठीक है। तो ये 13 तारीख हमारा बन रहा है। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके एक एक स्टेप आगे जाते हैं। तो यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, फिर आया 5th, फिर 6th। तो चलो मान के चले कि वो हम लोगों ने जहाँ से स्टार्ट किया था वो अमावस्या से एक दिन बाद होगा, जो कि हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो तिथि है वो अष्टमी तिथि बन रही है, नवमी तिथि नहीं है। तो यहाँ पे ये एक लूप होल है। तो ये तो एक प्रॉब्लम हो गया जो कि डेटिंग में ये समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है ना कि बहुत सारे रिसर्चर्स है जो ये कहते हैं कि देयर इज़ अ फैक्टर ऑफ डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है कि जो आप जो प्लैनेट्स का जो पोजीशनिंग देख रहे हैं तो वो उसको 100% एक्यूरेटली बोल पाना वो मुश्किल है कि इस टाइम पे ऐसा ही हुआ होगा। वो ये कहते हैं कि जो प्लेसमेंट है मून का हो सकता है कि थोड़ा सा दाएं बाएं हो सकता है, वो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि जो सन का प्लेसमेंट है वो एग्जैक्टली यहाँ पे ना हो, वो थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा और आगे हो सकता है। तो वो सारे अगर एडजस्टमेंट लिए जाएं तो ये माना जा सकता है कि काइंड ऑफ ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे ये नवमी तिथि है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, या तो वो प्लानिटेरियम हो या फिर वो स्टेलेरियम हो, तो वहाँ पे वो डेल्टा टी का फैक्टर आ जाता है। तो मतलब कि ये जो सॉफ्टवेयर बोल रहा है वो पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं हो सकता, उसमें तिथि का थोड़ा सा वो गैप आएगा। तो ये यहाँ पे बोलने का अर्थ है। अच्छा, यहाँ पे फिर ये भी हो सकता है कि जो सैटर्न हम लोगों को यहाँ पे 0 डिग्री का दिख रहा है इन स्कॉर्पियो साइन, तो वो हो सकता है कि वो थोड़ा अंदर हो जाए लिब्रा के, विच इज़ अराउंड 29 डिग्रीज ऑफ लिब्रा।
तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर थोड़े बहुत एडजस्टमेंट अगर हम लोग कर लेते हैं और थोड़ा सा अगर हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं तो ये जो पूरी तिथि है वो मैच कर रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा और ये पूरी तरह से मैच कर गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट इवेंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट इवेंट है अराउंड 5089 BC। अब यहाँ पे श्री राम वो अराउंड 25 साल के हो गए हैं और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक कुछ चीज़ मेंशन्ड है, जैसे कि उनका कोरोनेशन हो रहा है, उनको राजा बनाने की तैयारी की जा रही है। दशरथ जी वो चाहते हैं कि श्री राम वो राजा बन जाए और उसके साथ बहुत सारे जो प्लानिटरी अलाइनमेंट्स है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो वो सोर्सेस क्या है वो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप ये श्लोक देखोगे तो यहाँ का जो उसका ट्रांसलेशन आता है तो वो ये कहते हैं, ओ राम, एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो टेल मी दैट फॉर्मिडेबल प्लैनेट्स सन, मार्स, राहु हैव अफ्लिक्टेड माई बर्थ स्टार। तो यहाँ पे जो इसका मेन सोर्स आता है वो है सूर्य, अंगारक, राहु भी। तो ये 3 प्लैनेट जो है ये मिल करके जो मेरा बर्थ नक्षत्र है वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे जो इनका बर्थ नक्षत्र है वो रेवती होता है। तो इनका कहने का अर्थ ये कि रेवती के आसपास ये सभी ग्रह बैठे हुए हैं। और होता क्या है कि जब आपका मंगल, सूर्य और राहु एक साथ बैठे हुए हो जाए तो ये कहा जाता है कि ये राजा के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि सूर्य तो आपका राजा को रिप्रेजेंट करता है और मंगल जो है वो सेनापति, और काफ़ी एक लार्ज स्केल पे अगर आप ऐसा कहें कि मोर जो सेना से जुड़े हुए हो, जो राजा से जुड़े हुए हो, तो वो पार्ट मार्स का भी होता है। तो राहु का अगर वहाँ पे अफ्लिक्शन हो जाए और सन और राहु का जो कोऑर्डिनेट्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाए, बहुत ही ज़्यादा क्लोज कंजंक्शन अगर होता है, तो वहाँ पे जा कर के वो राजा के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ख़ास करके अगर ये आपके बर्थ नक्षत्र में हो रहा है, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है वहाँ पे जा कर के हो रहा है, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि ये किस तरह से फिर स्काई मैप में कैसे रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग उस डेट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देर इज़ अ वेरी क्लोज कंजंक्शन ऑफ सन एंड मून, और वो भी रेवती नक्षत्र के एकदम पास में ही हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पे इसका जो गैप है उतना कम है तो इट इज़ मोर और लेस पॉसिबल कि यहाँ पे कोई एक सोलर इक्लिप्स के चांसेस हुए होंगे। अब क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप है तो हो सकता है कि जहाँ से रेफरेंस है, मतलब कि अयोध्या से सोलर इक्लिप्स ना हुआ हो, वर्ल्ड के किसी दूसरे पोर्शन में सोलर इक्लिप्स हुआ हो, और ये सब कुछ रेवती नक्षत्र के एकदम पास में हो रहा है। तो ये एक प्रॉपर आपका एक कह सकते हैं कि एक रेफरेंस मिलता है। और यहाँ पे देखिए रेवती नक्षत्र में दोनों सूर्य और मंगल दोनों ही बैठे हुए हैं। तो दिस इज़ अ वेरी एक्यूरेट, एक तरह से कहिए कि ऑब्जर्वेशन, वेरी एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन, जिसको एक अच्छे तरह से डॉक्यूमेंट किया गया है और अच्छे तरह से बताया भी गया है कि ऐसा ऐसा है। अब यहाँ पे एक और एस्पेक्ट है जो आपको दिखाना चाहता हूँ, वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इस श्लोक के ठीक बाद क्या कहते हैं कि टुडे द मून इज़ इन द कंजंक्शन ऑफ पुनर्वसु कंस्टलेशन। तो अभी पुनर्वसु में है और अगले दिन ये पुष्य नक्षत्र में चला जाएगा। पुष्य नक्षत्र को माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग पुष्य नक्षत्र जैसे ही आ जाता है उसी में आपको राज्याभिषेक करा देंगे। तो आज पुनर्वसु में, कल के ही दिन हम लोग आपका राज्याभिषेक करा देंगे, एक भी दिन हम लोग वेट नहीं करेंगे। तो ये राजा दशरथ का उस वक्त कहना था। तो देखते कि सही में ऐसा हुआ था क्या। तो अब यहाँ से हम लोग अगर कुछ डेट्स आगे चले जाते हैं तो देखते हैं कि क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग चंद्र वाला जो पार्ट है, ओके, तो हम लोग आ गए हैं यहाँ। तो ये अगर आप ऑब्जर्वेशन देखोगे तो चंद्रमा यहाँ पे जो द्वितीय पुनर्वसु नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र में ही बैठा हुआ है। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि क्योंकि आज का जो दिन है यहाँ पे ये पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा हुआ है और अगले ही दिन ये पुष्य नक्षत्र में चला जाएगा, तो अगले दिन आपका जो राज्याभिषेक है वो कर देंगे। तो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और अगर आप इसका एग्जैक्ट डेटिंग भी देखो
तो एग्जैक्टली जैसे ही भगवान श्री राम 25 साल के हो जाते हैं, तो ये हम लोगों ने देखा कि यहाँ से 25 साल पहले जो गए थे तो उस समय उनका जन्म हुआ था। तो वो जो डेट बन रहा था दैट वाज 14th ऑफ फेब, 14th या 19th ऑफ फेब के आसपास। और अब क्या हो रहा है कि बस 5 दिन रह गए थे उनके सोलर कैलेंडर बर्थडे को। तो उसको अगर हम लोग मान के चलते सोलर कैलेंडर बर्थडे, तो वहाँ पे जा कर के फिर इनका ये होना था। अच्छा, लूनर कैलेंडर के हिसाब से जब ये पुनर्वासु में था तभी तो इनका जन्मदिन हो गया था, लेकिन उसके बाद वाले दिन ये लोग चाहते थे कि अगले दिन आपको, जैसे आपका 25 वर्ष पूरा हो जाता है अकॉर्डिंग टू लूनर कैलेंडर, तो वैसे ही आपका राज्याभिषेक कर देंगे। तो ये मेंशन किया हुआ है एंड दैट इज़ वेरी एक्यूरेट, वेरी वेरी एक्यूरेट। सो इसके बाद का जो मेंशन मिलता है वो करदूषण युद्ध का मिलता है। तो करदूषण युद्ध में क्या है कि करदूषण ने, ये 2 भाई रहते हैं रावण के, और वो श्री राम के ऊपर अटैक करते हैं। अब इसके बाद क्या है कि वहाँ पे जब ये हो रहा था तो ये बोला गया था कि उस वक्त एक सोलर इक्लिप्स है जो अकर करता है, और उसी के बीच ये जो पूरा लड़ाई है, पूरा युद्ध है, वो चल रहा होता है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सोर्सेज है उसमें ये मेंशन्ड है, अ डार्क रिंग ब्लड रेड इन कलर appeared on the border of sun's orbit, dark in the middle. This phenomenon of the sun appeared like a ring of moving charcoal covering the sun. तो मेन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक, आप ऐसा समझिए कि जो जिस पोजीशन से उसको देखा गया था तो ऐसा लग रहा था कि एक सोलर इक्लिप्स टाइप का एक फिनोमेना कुछ है जो हो रहा है। और यहाँ पे फिर ये मेंशन प्लैनेट केतु अपीयर्ड लाइक अ आयरन बीम नियर द सन। और ये क्या है कि बेसिकली वहाँ पे जो सूर्य और चंद्रमा बहुत ही साथ हो गए थे, तो उस कारण से यहाँ पे ऐसा दिख रहा था कि एक, क्या कहते हैं, वो पूरा जो ब्राइटनेस है सन का वो चला गया और उसके कारण वो पूरा एक्लिप्स वहाँ पे शुरू होता है। तो मेनली इसका बोलने का मतलब ये है। ओके, तो यहाँ पे अब देखें तो ये जो मेंशन आता है तो वो कुछ इस तरह से है। अब क्योंकि यहाँ पे सूर्यास्त होने का टाइम है और चंद्रमा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाता है, तो यहाँ पे ये बोला जाता है। अब एक और चीज़ जो हम लोगों को पता है कि अगर सूर्य और चंद्रमा मोर और लेस सेम ही लैटिट्यूड में हो, सेम लेवल पे हो, तो चांसेस ये है कि राहु भी वहीं पे हो, राहु या केतु वहीं पे है। तो एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे ये बन जाता है कि सूर्य, चंद्रमा और राहु का यहाँ पे आ रहा है। और जैसे जैसे हम लोग दिन में आगे जाते जाते हैं तो देयर इज़ अ वेरी क्लोज कंजंक्शन। तो यहाँ पे मेन जो डिस्क्राइब किया गया है वो तो एकदम एक्यूरेट है। एंड एज आई मेंशन कि यहाँ पे जो थोड़ा एक डेल्टा टी होता है उसका थोड़ा फ़र्क यहाँ पे हो जाता है। तो एग्जैक्टली उस चीज़ को रेप्लिकेट करना जो कि 7000 साल पहले हुआ है वो थोड़ा नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा गेस वर्क आ जाता है। बट मोर और लेस ये जो कैप्चर हुआ है दैट इज़ वेरी एक्यूरेट। और इसमें ये समझ में भी आ रहा है कि हाँ ये इस तरह से हुआ था और यहाँ पे सूर्य ग्रहण जैसी स्थिति यहाँ पे बनी थी। सो विच इज़ वेरी एक्यूरेट अगेन। इसके बाद का जो मेंशन आता है दैट इज़ इन वालीज असैसिनेशन। तो वाली और सुग्रीव के बीच जो लड़ाई हुआ था उसमें वाली को असैसिनेट किया गया था और उनको तीर मार करके उनकी हत्या की गई थी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ और मेंशन भी किए गए हैं कि वहाँ पे जो प्लानिटरी अलाइनमेंट था वो कैसा था। तो वो जो एस्पेक्ट है वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे वाली के लिए यहाँ लिखा जा रहा है कि उसका जो फेस है एकदम गुस्से से लाल हो गया था और वो इस तरह से ऐसा लग रहा था दैट जैसे सन एक्लिप्स कर दिया जाता है और उसका जो गोल्डन रेडियंस है वो चला जाता है। सो वाली लुक पेल लाइक द इक्लिप्स्ड सन विद द गोल्डन रेडियंस फेडेड फ्रॉम हिज फेस। तो ये जब मतलब ये पूरा प्रकरण हो रहा था या फिर जो पूरा एक एपिसोड यहाँ पे हुआ तो उस टाइम पे ये इस तरह से पोइटिकली इसको ऐसे मेंशन किया गया है कि साथ ही साथ यहाँ पे सोलर एक्लिप्स हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ हो रहा है कि जब वो गुस्से से लाल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रहा है, तो वो उसको जो साथ ही साथ जो यहाँ पे इवेंट्स चल रहे हैं उसके साथ रिलेट किया गया। तो यहाँ पे फिर हम लोग इसको वैलिडेट करके देखते हैं कि सही में ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग आ जाता है 576 BC के अराउंड, और यहाँ पे ये मई का महीना है, 11 मई का डेट यहाँ पे आ रहा है।
और अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सन एंड मून आर वेरी क्लोज, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक कि यहाँ पे एक एक्लिप्स हो रहा है। तो ये एक एक्लिप्स का एक इंडिकेशन यहाँ पे दिख रहा है। थोड़ा दूर से देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से एक्लिप्स यहाँ पे दिखाएगा। और ग्राउंड को भी अगर हम लोग थोड़ा ऐड कर देते हैं तो ग्राउंड से भी, अच्छा ग्राउंड वाला एस्पेक्ट तो यहाँ पे, हाँ, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सनसेट होने वाला है। सनसेट होते होते यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि सनसेट के आसपास उसकी मृत्यु हुई और यहाँ पे एक एक्लिप्स यहाँ पे अकर कर रहा है। सो विच इज़ अ वेरी रीजनेबल, और मतलब कि बहुत अच्छे से उसको यहाँ पे कैप्चर किया गया है। और क्योंकि यहाँ पे देखिए सनसेट का टाइम है, वो जो गोल्डन रेडियंस होता है उसको भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे एक सनस्पॉट टाइप आ जाता है तो उसको यहाँ पे वो दिखाया गया है, विच इज़ अगेन एक्सट्रीमली एक्यूरेट, एक्सट्रीमली एक्यूरेट। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है दैट इज़ ऑफ हनुमान मीटिंग सीता। तो हनुमान जी जैसे ही लंका जाते हैं समुद्र को स्विम करके, उसके बाद जैसे ही सीता जी से मिलते हैं तो वहाँ पे भी कुछ मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि मेन एक मेंशन ये है कि यहाँ पे फुल मून था और फुल मून के टाइम वो सीता जी से मिलते हैं और वहीं से फिर एक लूनर एक्लिप्स होता है। और लूनर एक्लिप्स के बाद जैसे मून एकदम ब्राइट हो जाता है, तो उस तरह से ही जब हनुमान जी सीता जी से मिले तो उसके बाद ही ऐसा हुआ कि उनका एकदम जैसे मुख खिल गया था और काफ़ी ज़्यादा उसमें ब्राइटनेस और चार्म आ गया था। तो ये यहाँ पे ट्रांसलेशन मुझे दिखता है। तो अगर आप यहाँ पे ये पढ़े, हर फेस शाइनिंग विद ब्यूटीफुल रेड लिप्स लाइक बिम्बा फ्रूट, sparkling teeth, curved eyelashes with lovely eyebrows extending up to her hairs. She appeared like a moon released from the mouth of Rahu. तो ये mentioned है। और इसके बाद का एक और वर्स अगर हम लोग देखें तो her face with large eyes with a tinge of red corners shone like the moon released from Rahu. तो ये यहाँ पे क्या है कि जो आपका जो एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स है वो जो हो रहा है और उसके साथ साथ जो वहाँ पे घटित हो रहा है, उन दोनों को यहाँ पे सच रिलेट किया गया है। अब देखते हैं कि सही में ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग आ गए हैं 576 BC में और इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो यहाँ पे जो मून है दैट इज़ इन द साइन ऑफ टॉरस, वृष राशि में है। और उसके साथ साथ अगर हम लोग सूर्य को देखें तो सूर्य वृश्चिक राशि से निकल गया है और यहाँ पे धनु राशि में मोरलेस प्रवेश कर गया है। तो मूला नक्षत्र में आ गया तो मतलब कि धनु राशि में वो आ ही गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग तो फिर थोड़ा सा आगे अगर चले जाते हैं एक राशि एक दिन आके, तो यहाँ पे फिर ये जो चंद्रमा है वो पूर्णिमा का चंद्रमा हो जाता है पूरी तरह से। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये लूनर एक्लिप्स यहाँ पे है, तो ये राहु के साथ था, राहु के साथ से निकल गया है। अगर ऐसा होता है तो फिर कुछ दिनों पहले फिर सोलर एक्लिप्स भी होना चाहिए था, या फिर जो मून और सन का कंजंक्शन था वो बहुत ही क्लोज होना चाहिए था। तो देखते हैं कि ऐसा हुआ है कि नहीं है। और क्लोज कंजंक्शन इन द सेंस की जो लैटिट्यूड है वो मोर और लेस सेम ही रहा होगा दोनों का। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आकर के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वृश्चिक राशि में है दोनों, और हम लोग थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ घंटों के साथ हम लोग अप्रोच करते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो गैप काफ़ी दिख रहा है, सो विच माइट नॉट बी द केस। तो हो सकता है कि जो अगले राशि है वहाँ पे जा कर के फिर केतु या राहु का प्रेजेंस होगा। बट इट इज़ अगेन क्वाइट एक्यूरेट कि यहाँ पे क्या है कि जो सूर्य है दैट वाज मूविंग टुवर्ड्स राहु और चंद्रमा जो था वो केतु की तरफ था। और यहाँ पे क्योंकि दोनों 180 डिग्री अपार्ट थे तो लूनर एक्लिप्स होता है, और लूनर एक्लिप्स के कारण फिर यहाँ पे देयर इज़ अ मेजर इवेंट। और यहाँ पे क्योंकि लूनर एक्लिप्स के बाद फिर एक अच्छा साइन माना जाता है जब चंद्रमा राहु या केतु से निकल जाए। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ ये दिखाई दे रहा है कि उसके बाद एक अच्छा इवेंट इनके साथ हुआ। तो यहाँ पे जितने भी सारे इवेंट्स हुए अगर उसको समराइज़ करना है तो वो इस तरह से होता है कि 10 जनवरी 5114 BC, तो यहाँ पे लॉर्ड्स राम बर्थ जो कि क्लियरली एविडेंट है और बहुत सही तरीके से हो रहा था।
फिर उसके बाद कोरोनेशन ईव, जो कि हम लोगों ने देखा कि रेवती नक्षत्र में कैसे सूर्य, राहु और मंगल बैठे हुए हैं, और जिसके कारण राजा चाहते हैं कि श्री राम का राज्याभिषेक हो जाए अगले ही दिन। उसके बाद फिर जो 7 अक्टूबर का था करदूषण वॉर, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि शाम होते ही सूर्य ग्रहण होने शुरू हो गया, और जिसके के कारण वो लोग चाहते थे कि क्योंकि शाम के बाद लड़ाई नहीं होती है, तो इस कारण से वो चाहते थे कि शाम होने से पहले ही वो लड़ाई ख़त्म हो जाए। लेकिन जैसे जैसे ये हुआ, करदूषण जो थे उस युद्ध में ही मारे गए। इसके बाद 14 सितंबर 5076 हनुमान विजिट टू लंका, उसी के 2 दिन के अंदर वो माता सीता से भी मिलते हैं और बाकी सारा सब कुछ वो देख लेते हैं, कितना पोटेंशियल है वहाँ पे एनिमी के पास, वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है, क्योंकि वो वहाँ पे एक लूनर एक्लिप्स हो रहा था, तो ये बताते हैं कि जैसे चंद्रमा राहु के चंगुल से निकलता है, वैसे ही माता सीता भी काफ़ी प्रसन्न हुई थी हनुमान को देख करके, जैसे कि उनका सारा जो स्ट्रेस था वो पूरा रिलीफ हो गया। उसके बाद 1 महीने के अंदर जो आर्मी थी वो लंका में प्रवेश कर जाती है, रावण का जो फोर्ट है वहाँ तक आ जाती है। और यहाँ पे भी काफ़ी कुछ अच्छा मेंशन है, जैसे कि जो मूल नक्षत्र है, मूला नक्षत्र, वहाँ पे केतु आ गया है, विच इज़ वेरी पावरफुल। और होता क्या है कि जो मूला नक्षत्र है वो राक्षसों का नक्षत्र माना जाता है। तो ऐसा क्या मतलब कि इसमें इंडिकेशन क्या है कि जो राक्षस गण के ऊपर एक प्रॉब्लम शुरू हो गया, केतु आ गया, मतलब कि उनका जो एक मेन पार्ट है वो सेपरेट होने वाला है उनसे, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा घातक रहने वाला है, तो ये इंडिकेशन होता है। और बाकी सारे जो प्लेसमेंट थे प्लैनेट्स के, दैट वाज वेरी गुड, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद फिर आगे ये है कि 24 नवंबर आते आते यहाँ पे मेघनाथ वो मारे जाते हैं। तो बहुत सारे जो इवेंट्स है दैट मैच एग्जैक्टली, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे सीक्वेंस ये मिल रहा था। और जो भगवान श्री राम का जो जन्म कुंडली उनकी बनी, तो आई वॉज वेरी कन्विंस्ड विद दैट, क्योंकि उसमें जितने सारे भी जो ग्रह के योग बनने चाहिए, जो भी उनका वो स्ट्रेंथ बनना चाहिए, वो काफ़ी सही बन रहा था। तो ये इस हिसाब से ये पूरा जो सीरीज़ है वो इस तरह से अनफोल्ड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि भगवान श्री राम का जो बर्थ चार्ट जो बनता है इसके हिसाब से, और जो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स रहे थे उनकी लाइफ में, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, एक डिटेल वीडियो। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा कि किस तरह से, क्योंकि इवन दो अगर वो आप उनको अवतार ही मानते हो, लेकिन अवतार के जीवन में भी किस तरह से वो ग्रहों से बंधे हुए होते हैं, किस तरह से वो कर्मों से बंधे हुए होते हैं, जिस कारण से जब जिस टाइम पे जो होता है, जैसी दशा आती है, उस हिसाब से वो पूर्ण तरह फलित होता है। तो ये था मेरा एनालिसिस, और नेक्स्ट वीडियो में इसको एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा। और अब अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।